अचानक असली वारिस हमारे दरवाजे पर आ टपका। वो रोते हुए मेरी मां के गले लग गया और दावा करने लगा कि वो मेरे माता पिता का असली बेटा है। मां सुन्न रह गई, लियो सुन्न रह गया, मैं भी सुन्न रह गया। लियो ने हाथ उठाकर ऐलान किया, हम सभी का डीएनए टेस्ट होगा। मां के पैर कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत डैड को स्पीड डायल किया। हैरोल्ड, अभी घर आओ, शायद हम गलत बच्चा घर ले आए थे। हां, मुझे पता है। रुको, तुम्हें कैसे पता? याद है जब तुमने कहा था कि बच्चा बहुत रोता है और मुझे उसे बदलने को कहा था? तो मैं एक ऐसा बच्चा ले आया जो नहीं रोता था। मेरा मतलब डायपर से था हैरोल्ड, डायपर बदलने से। फिर मां मेरे स्टडी रूम में आई। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। मार्कस, मैं अब ये बात तुमसे और नहीं छिपा सकती। सच तो यह है कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें हर दिन अपने बच्चे की तरह प्यार किया है और अब हमें तुम्हें जाने देना होगा। मैं ये सोच भी नहीं सकती, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे असली माता पिता ने हमें ढूंढ लिया है, वे अभी नीचे हैं। और मेरा वो बेटा भी, जिससे मैं कभी नहीं मिली, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। ये बहुत अजीब है। अब जब वो वापस आ गया है तो मेरे पास तुम्हें वापस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है। प्लीज इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। मैं कुछ पल शांत रहा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। फोन दो। क्या वो अरबपति सीईओ और सफाई वाली कहानी अभी भी अपडेट नहीं हो रही? तुम इतनी जल्दी एक नए नॉवल के पीछे कैसे पड़ गई? मां थोड़ी झेप गई। उसका राइटर बहुत धीमे अपडेट करता है, मैंने उसे पढ़ना छोड़ दिया। खैर, तुम बिजी हो तो मैं चलती हूं। मां पूरी नाटकीयता के साथ घूमी। मैं जा रही हूं। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। शुक्रिया, मैंने कहा। मां ने अपना नाटक खत्म किया और आह भरी। तुम बहुत बोरिंग हो। क्या तुम थोड़ा नाटक भी नहीं कर सकते? तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, एकदम नीरस। मैंने उन्हें घूर कर देखा। किस तरह की मां रोमांस नॉवेल्स को पवित्र ग्रंथ की तरह मानती है और खाली समय में उनके सीन्स की रिहर्सल करती है। मैं वापस अपने काम में लग गया। तभी लियो कमरे में घुसा। मार्कस, बुरी खबर है, तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। मेरा असली भाई आ गया है। मैंने लगभग हमदर्दी जताते हुए अपना सिर हिलाया। तुम एक कदम लेट हो गए। मैंने मां की चोरी पहले ही पकड़ ली है। उन्होंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी ना? मैंने एक गंभीर लुक के साथ लियो की तरफ देखा। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम मां के चहीते छोटे बेटे नहीं रहे। उनका तुमसे मन भर गया है। लियो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं मार्कस, सुनो, मैं सीरियस हूं। सच में नीचे एक लड़का आया है जो तुम्हारा भाई होने का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम मां डैड के असली बेटे नहीं हो। वो खुद को असली बेटा बता रहा है। मां बुरी तरह घबराई हुई है। तुम्हें खुद जाकर देखना होगा। मैं नीचे गया। वहां मां थी और उनके बगल में एक ब्लीच किए हुए सुनहरे बालों वाला अजनबी खड़ा था जो पहले से ही रो रहा था। मां, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी रही है। मारपीट, चिल्लाना, मेरे घावों को तो कभी भरने का मौका ही नहीं मिला। उनका हमेशा कोई ना कोई चहीता होता था, हमेशा। जब उनका दूसरा बच्चा हुआ तो मेरा तो सांस लेना भी गुनाह हो गया था। मैं ये सब शांति से देखता हूं। मां, आपका सपना सच हो गया। ये सच में बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। सच कहूं तो हमें शायद डीएनए टेस्ट की जरूरत भी ना पड़े। मां ने कंफ्यूजन में मेरी तरफ देखा। उन्होंने धीरे से 2 कदम पीछे लिए। रुको, क्या? मार्कस, आकर मुझे पकड़ो, मेरे पैर कांप रहे हैं। इससे पहले कि मैं हिल भी पाता, ईथन उनके पास पहुंच गया। मैं हूं ना मां, मैं अभी डैड को कॉल करता हूं। उन्हें घर आना होगा। मैं करता हूं, मैं करूंगा। ईथन एक ही वक्त में हर जगह मौजूद था। खुद को इस कदर पेश कर रहा था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। क्या मेरी इतनी औकात है कि मेरे पास डैड का नंबर हो? उसने कहा। लियो ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, सिर्फ ड्रामा, कोई टैलेंट नहीं। पक्का ये मां का ही असली खून है। केस क्लोज्ड। लियो ने मेरी तरफ देखा। मार्कस, तुम्हारा पत्ता कट गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस मुझे अपने साथ ले चलो। अगर तुम जा रहे हो तो मुझे यहां अकेला मत छोड़ना। इससे पहले कि कोई कुछ समझा पाता, डैड अंदर आ गए। तकलीफ मत करो, मुझे सब पता है, मैं ये सब जानता हूं। मां ने उन्हें घूर कर देखा। तुम्हें पता था? तुम ही थे जिसने तब वो कॉल किया था। कितनी आसानी से तुम सारी बातें भूल गए। मेरा फैसला? मां ने पलकें झपकाई। डैड ने कहा, हां, तुम्हारा फैसला। तुमने कहा था कि बच्चा बहुत रोता है। कहा था कि वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता।
तुमने ही मुझे उसे बदलने को कहा था। तो मैं गया और एक शांत बच्चा ले आया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मां, क्या आपने सच में ऐसा कहा था? मेरा मतलब डायपर से था, डायपर बदलने से। ईथन और मैं बस एक दूसरे को घूरते रहे। मां, डैड, प्लीज इस सब के लिए मार्कस को दोष मत दीजिए, ईथन बोला। हां, वो 20 सालों से इस घर में कोयल के बच्चे की तरह पल रहा है। वो जिंदगी जी रहा है जो मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे घर से मत निकालिए। मैं आपसे मुझे अपनाने के लिए भी नहीं कहूंगा। मुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे यहां एक हाउसकीपर की तरह रहने दीजिए। मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। आपके करीब रहना ही मेरे लिए काफी है। मैं बस यही चाहता हूं। दिलचस्प है, मैंने कहा। पीछे की तरफ एक स्टोरेज रूम है, हम उसे खाली कर सकते हैं। क्या वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? थोड़ी जगह कम है, लेकिन साफ सफाई में आसानी होगी। मैं तुम्हें हमारा डेली शेड्यूल और घर के नियम भेज देता हूं। मुझे 5 मिनट दो। मां ने डैड का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब एक शब्द और नहीं, मैं तुमसे बाद में निपटती हूं। उन्होंने मुझे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा और मेरी आस्तीन पकड़ ली। इस घर में बहुत जगह है, मार्कस मत जाओ। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे असली माता पिता कहां हैं। आखिर तुम जाओगे कहां? ईथन भी बीच में आ गया और उसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। मां सही कह रही है मार्कस, तुम उनके पास वापस नहीं जा सकते। मैंने उन लोगों के साथ नर्क झेला है। मैं तुम्हें वो सब नहीं सहने दूंगा। मेरे वो पालने वाले माता पिता वो राक्षस है। ऐसा नाटक करना कि तुम कभी उनके थे ही नहीं। उनसे कोई संपर्क मत करना, उन्हें कोई जवाब मत देना, एक बार भी नहीं। फिर वो मेरे करीब झुका और उसकी आवाज एक तीखी फुसफुसाहट में बदल गई। तुम इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ये जानते हो। तुम मेरी जिंदगी जी रहे थे। तुम्हें यहां ऐसे खड़े रहने का हक किसने दिया, जैसे ये तुम्हारी जागीर हो? क्या तुम्हारे लिए 20 से ज्यादा साल काफी नहीं थे? मैं मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं डीएनए रिजल्ट्स आने के तुरंत बाद यहां से चला जाऊंगा। ईथन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना शांत रहूंगा। जब तक हम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे, मुझे ईथन से उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। जब भी हम अकेले होते, वो मुझे उकसाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेता। ये सब इसलिए था ताकि मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊं। कभी कभी मुझे हैरानी होती थी कि क्या उसमें जरा भी हिम्मत है या नहीं। एकदम घटिया, हमेशा रोने की कगार पर रहने वाला, और उसकी वो चालें, कभी खत्म ना होने वाली छोटी छोटी चालें। उसने तब तक इंतजार किया जब तक मैं एक पार्सल नहीं खोल रहा था, और फिर अपनी उसी ताने मारने वाली बयानबाजी के साथ शुरू हो गया। ओ मार्कस, तुम्हारी पसंद वाकई अलग है। ये कोट पक्का बहुत महंगा होगा, मेरी तरह नहीं। मैं खुद पर कभी खर्च नहीं करता। सालों से मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। मां तुरंत पिघल गई। ओ मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी चाहिए मां तुम्हारे लिए खरीदेगी। ईथन ने पलक झपकते ही अपना रूप बदला और एक संस्कारी बेटे का नाटक करने लगा। नहीं नहीं, आप दोनों पहले ही इतनी मेहनत करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके करीब रहना ही मेरे लिए काफी है। वो कितना सादा जीवन जीता है, ये साबित करने के लिए उसने रात के खाने से बची हुई चिकन की हड्डियां बचाने की जिद की। कहने लगा कि वो कल सुबह नाश्ते के लिए इनका सूप बनाएगा। जब भी मैं वहां से गुजरता, वो जानबूझकर सीढ़ियों के ऊपर मंडराता रहता। जैसे ही मां वहां आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ ऐसे लड़खड़ाया जैसे मैंने उसे धक्का दिया हो। मार्कस, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या सच में यहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे चिढ़ते हो, क्योंकि मां डैड का सारा ध्यान अब मुझ पर है, लेकिन मैंने ये सब नहीं मांगा था। मुझे बस अपने माता पिता चाहिए। क्या ये इतना गलत है? मैं बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मां की आवाज ने मुझे वहीं रोक दिया। मार्कस, पीछे घूमो। ईथन से माफी मांगो। उससे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। मैंने तुम्हें इतने साल खिलाया पिलाया, छत दी, पाला पोसा, ये जानने के बाद भी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा, और तुम जरा सा भी एहसान नहीं मान सकते। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं रखा था ताकि तुम ईथन को परेशान कर सको। ये बहुत हो गया। आज तुम उससे ठीक से माफी मांगोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पिता चाहे जो भी कहे, मैं खुद तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मैंने उन्हें अपनी बात पूरी करने दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मां, ईथन अभी यहां आया है
उसे नहीं पता, लेकिन यकीनन आप तो नहीं भूली होंगी, इस पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। क्या हम साथ बैठकर फुटेज देखें? मां ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। मैं भूल गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार चलो कोई अलग कहानी ट्राई करते हैं, शायद कोई अलग किरदार भी। ये वाला बहुत बेवकूफाना था, मुझे मजा नहीं आया। वो टूटा हुआ, घायल और बेचारा बनने वाला नाटक जो तुमने पहली बार आते ही किया था, वो अच्छा था। वो मुझ पर सच में असर करता है। ईथन की आवाज भारी हो गई। आप क्या कह रही है? क्या आप कह रही हैं कि मैं नाटक कर रहा हूं, कि मैं मार्कस को फंसा रहा हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। ईथन ने गुस्से में अपने दांत भींचे। अगर आपका यह मतलब नहीं था तो फिर यह जानते हुए भी कि कैमरे चालू हैं, आप वहां खड़ी होकर तमाशा क्यों देख रही थी? आपने मुझे खुद का मजाक उड़ाने दिया। इस परिवार के लिए मेरी क्या अहमियत है? क्या मैं कोई करतब दिखाने वाला बंदर हूं? मां ने अपना सिर तिरछा किया। तो क्या मेरा यही मतलब था या नहीं? जैसे ही ईथन घबराने लगा, उसका धैर्य टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। मां बड़बड़ाई, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, सिर्फ ड्रामा है, कोई हुनर नहीं और बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं। शायद डैड को ही नकली डीएनए रिपोर्ट बनवाकर इसे यहां से चलता कर देना चाहिए। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। आप और डैड सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बिल्कुल एक जैसे। अगली सुबह डैड ने एक फैमिली मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। सबको नीचे बुलाया। लियो फिसलते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। क्या डीएनए रिपोर्ट आ गई? बहुत बढ़िया, बस यही कमी थी। इस घर में पहले से ही पागलों की कोई कमी नहीं है और अब हम एक और को शामिल कर रहे हैं। मैं अपना दिमाग खोने ही वाला हूं। ईथन रात भर नहीं सोया था, उसका आपा खोता जा रहा था। चूंकि नतीजे आ गए हैं तो आप इस बारे में क्या करने की सोच रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, मार्कस के नाम पर कई प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स हैं। इन सालों में आपके दिए हुए बर्थडे गिफ्ट्स, मैं उसका इस घर में रहना बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उसने जो कुछ भी लिया है जो असल में मेरा था, वो मुझे वापस चाहिए। और वो लेन परिवार की बेटी के साथ जो सगाई हुई है, वो भी अब खत्म होनी चाहिए। क्या आपने इस बारे में लेन परिवार से बात की है? क्या वे सगाई तोड़ना चाहते हैं या सिर्फ दूल्हा बदलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सगाई जारी रहनी चाहिए। मैंने उस लड़की को देखा है, वो काफी खूबसूरत है। डैड ने उसकी बात काट दी। रुको, पहले इसे देखो। ईथन ने लिफाफा फाड़ कर खोला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सही नहीं हो सकता। मैं आपका बेटा कैसे नहीं हूं? मैंने अपने पालने वाले माता पिता को बात करते हुए सुना था। मैंने साफ सुना था कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों को बदला था। वे चाहते थे कि उनका अपना बच्चा एक ऐशो आराम की जिंदगी जिए। उन्हें अमीर लोगों से चिढ़ थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा गुस्सा हर दिन मुझ पर निकाला। मां ने उलझन में मेरी तरफ देखा। तुमने अपने पिता को कब कॉल किया? मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता चला? मैंने कंधे उचकाए। मैंने नहीं किया। मैं तो पूरा वक्त आपके साथ था। खुद सोचिए, हम सिर्फ कुछ मिनटों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो इतनी जल्दी ये नकली नतीजे बनवा सके। मां ने इस पर विचार किया और धीरे से सिर हिलाया। क्या इसी को पति पत्नी का सिक्स्थ सेंस कहते हैं? ईथन की नजरें अचानक उठी। किसी ने सैंपल्स बदल दिए हैं। वो बाल, ये तुम थे, है ना? तुम ये जिंदगी छोड़ना नहीं चाहते। तुम क्लोई को मुझे नहीं सौंपना चाहते, इसलिए तुमने हमारे बालों के सैंपल बदल दिए। तुम बेशर्म हो, बिल्कुल अपने असली माता पिता की तरह। खुद से कुछ कमाने में आलस आता है, हमेशा किसी और की जिंदगी और दौलत चुराने की फिराक में रहते हो। घटिया, नीच। उसने मुझ पर मुक्का भी चलाया, लेकिन उसके मुक्के भी उसकी एक्टिंग की तरह ही कमजोर निकले। तभी इस ड्रामे के बीच में रुकावट आ गई। मेरे पीछे से एक जानी पहचानी हल्की सी महक आई। पता नहीं कैसे मेरे ध्यान दिए बिना ही क्लोई ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। और वो अकेली नहीं आई थी, मिस्टर लेन भी उसके साथ थे। डैड का चेहरा ऐसे बिगड़ गया जैसे उन्होंने कुछ कड़वा निगल लिया हो। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? मिस्टर लेन ने शांति और बिना किसी घबराहट के मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने ही मुझे नहीं बुलाया था? पूरी शालीनता और सधे हुए अंदाज के साथ। डैड ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया, जरा भी नहीं। जाहिर है जब मां जवान थी तब उनका और मिस्टर लेन का कुछ चक्कर था। एक गलत फहमी ने उन्हें अलग कर दिया। मिस्टर लेन उस बात को कभी भुला नहीं पाए। उन्होंने तब तक दबाव डाला जब तक कि हमारे परिवारों के बीच सगाई पक्की नहीं हो गई।
डैड इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन मां की खातिर उनके पास हां कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। समय के साथ डैड को क्लोई पसंद आने लगी, लेकिन वो मिस्टर लेन को जीतने नहीं देना चाहते थे। इसलिए सालों से डैड चुपचाप सगाई तोड़ने का कोई भी बहाना ढूंढ रहे थे। तो ये सोचना कि डैड अपनी मर्जी से मिस्टर लेन को बुलाएंगे मुझे बहुत संदिग्ध लगता है। मिस्टर लेन ने अपनी बात बेफिक्र अंदाज में जारी रखी। कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे संपर्क किया था, कहा था कि बच्चों की अदला बदली हो गई है। तुम सगाई के बारे में बात करना चाहते थे कि इसे तोड़ दिया जाए या बस दूल्हा बदल दिया जाए। मैं इत्तेफाक से बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर था, आज ही लौटा हूं, सीधा यहीं चला आया। डैड की आंख फड़की। डीएनए नतीजे आज ही आए हैं और आप आज ही यहां टपक पड़े। आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? साफ था कि डैड ने बहुत सावधानी से जाल बिछाया था और मिस्टर लेन आसानी से उससे बचकर निकल गए। फिर से एक साफ बचाव। मुझे यह मानना पड़ेगा कि वो आदमी एक लोमड़ी है। ऐसा कोई कमजोर पॉइंट नहीं जिसे इस्तेमाल किया जा सके। ईथन ने मेरे पास खड़ी क्लोई की तरफ देखा। उसने अपना कॉलर ठीक किया और अपना परिचय देने लगा। मैं असल में आपका होने वाला मंगेतर हूं। मैं इस परिवार का असली वारिस हूं। वो उसकी तरफ बढ़ा। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। ये कौन है? क्या ये यहां सिर्फ मेरे लिए आया है? कुछ चीजें आप गलत कर सकते हैं और बच सकते हैं, लेकिन बातें उनमें से नहीं है। वही रुको, यहां बहुत हंगामा मचा हुआ है मार्कस। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? थोड़ी शांति मिलेगी। डैड बीच में बोल पड़े। मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि तुम क्या चाल चल रही हो। मार्कस तुम्हारे घर क्यों जाएगा? डीएनए नतीजे यही हैं। आप यहां सब कुछ बिगाड़ने क्यों आए हैं? अगर आप किसी को ले जाना ही चाहते हैं तो इस नकली वाले को ले जाइए। मेरे बेटे से दूर रहिए। ईथन का चेहरा लाल हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे एक और डीएनए टेस्ट चाहिए। लियो भी बोल पड़ा। लेकिन ईथन बिल्कुल मां जैसा दिखता है। क्या पता डैड से कोई गलती हो गई हो। शायद हमें तसल्ली के लिए इसे एक बार और कर लेना चाहिए। मां ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा बहुत आम है। बहुत से लोग मेरी तरह दिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। डैड ने मेरी तरफ देखा। मुझे दोबारा टेस्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना हाथ माथे पर रख लिया। इतनी सारी मेहनत सिर्फ वहीं वापस पहुंचने के लिए जहां से शुरू किया था। डैड मिस्टर लेन की तरफ घूमे। मेरे बेटे की स्थिति अभी तय नहीं है, तो बात क्या है? क्या आपका परिवार हिल परिवार के वारिस के साथ सगाई रखना चाहता है या सिर्फ मार्कस के साथ? मुझे सीधा जवाब दीजिए। मैं देख रहा था कि डैड कैसे अपने हाथ रगड़ रहे थे, बस इस इंतजार में कि मिस्टर लेन किसी एक का पक्ष ले, ताकि डैड उसे मां के सामने मिस्टर लेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मेरा मन किया कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। इतने सारे मौकों में से इस वक्त ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो हमेशा बस दिखावा ही करते हैं। मिस्टर लेन पहले बोले, हमेशा की तरह एकदम चिकनी चुपड़ी बातों के साथ। मार्क, अपने पिता को देखो। जैसे ही ये शक हुआ कि तुम शायद उनके बेटे नहीं हो, वो तुम्हें बदलने के लिए तैयार हो गए। एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मां को कैसा लगेगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इन सब बातों से पहले ही चिंता के मारे गिर पड़ता। मैं बाकी चीजें कैसे संभाल पाता? अगर सच कहूं तो तुम्हारे पिता वाकई ज्यादा काबिल इंसान है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी मां ने उस वक्त उन्हें चुना था। मेरी मां, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा रोमांस नॉवेल्स पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह के इंसान है जिन पर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें असर कर जाती हैं। वो हैरल्ड को ऐसे घूर रही थीं जैसे किसी अजनबी को देख रही हों। डैड की आवाज धीमी और तीखी हो गई। मेरे घर से बाहर निकल जाइए। आप अंदर तक घटिया है और आप कभी नहीं बदलेंगे। मुझे ये कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरे और तुम्हारी मां के बीच कुछ नहीं था, बस दोस्त थे, बात खत्म। लेकिन आपको कभी यकीन नहीं होता और आप हमेशा मार्कस और क्लोई की सगाई को तोड़ने के तरीके ढूंढते रहते हैं। ऐसा कौन सा पिता करता है? मिस्टर लेन ने लंबी और घायल सी आह भरी। विवियन, प्लीज उनके साथ इतनी सख्ती मत बरतो। यह मेरी ही गलती है कि मैं इतना नाकाबिल हूं। मेरी बेटी को भी इसके लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। डैड उन्हें घूर रहे थे। उनका जबड़ा कसा हुआ था। वे दांत पीस रहे थे। इससे पहले कि मां अपनी भावनाओं में बह जाती, मैं उनके सामने आ गया। मां, अभी सबसे जरूरी चीज है वो डीएनए टेस्ट दोबारा करवाना। कोई जरूरत नहीं है, डैड ने बिना पलक झपकाए कहा। मार्कस हमारा बेटा है, मुझे यकीन है, और मैं किसी को भी उसे हमसे छीनने नहीं दूंगा।
मिस्टर लेन एक हल्की मुस्कान के साथ डैड की तरफ घूमे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यहां असली निशाना मैं ही हूं। सच कहूं तो जब तक विवियन खुश है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डैड ऐसे लग रहे थे जैसे वो फटने ही वाले हों। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। ठीक है, किसी को बताना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। माँ ने डैड का हाथ पकड़ लिया। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने सच में बच्चों को नहीं बदला था। कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया। और सच में अगर आप सोचे तो कौन सा समझदार इंसान उसे बदल दो सुनकर ये सोचता है कि पूरे बच्चे को ही बदल दो। ईथन का कॉन्फिडेंस टूटने लगा। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। मैं आपका बेटा हूं मां। डैड, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, फटे पुराने और सादे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अंदर घुस आया। उस आदमी की नजर ईथन पर पड़ी। तो तुम यहां छिपे हुए हो, अमीर लोगों को ठगने के लिए पूरा तमाशा कर रहे हो, हैं? तू छोटा चूहा, मैं तुझे मार मार कर बेसुध कर दूंगा। तुझे लगा तू बस ऐसे ही किसी अमीर परिवार में घुस जाएगा? और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कहा हमने एक बच्चा चुराया है। तुझे अंदाजा भी है कि इसके लिए कितनी लंबी जेल हो सकती है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। कमरे के दूसरी तरफ उस औरत ने मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर बस अपनापन था। क्लोई मेरे और करीब आ गई। अब आप अभी भी हमें सस्पेंस में रखे हुए हैं? आखिर चल क्या रहा है? वो उस औरत की तरफ बढ़ी। मैम, क्या मैं कुछ अंदाजा लगा सकती हूं? डैड एकदम से घूमे। तुम चुप रहो। तुम इतनी बेबाक होने के लिए बहुत छोटी हो। तुम्हारे पिता मुझे पहले ही काफी परेशानी देते हैं और अब तुम भी मेरा मौका छीनना चाहती हो। क्या तुम खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो? कमरे में असली खतरे को भांपते हुए डैड ने आखिरकार सच उगल दिया। पता चला कि जब हम सब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, तब डैड अपनी खुद की छानबीन कर रहे थे। उन्होंने उस रात के अस्पताल के रिकॉर्ड्स निकाले, हर चीज का डीएनए रिपोर्ट से मिलान किया और पता लगाया कि असल में क्या हुआ था। रीड्स परिवार ने सच में उस वक्त बच्चों की अदला बदली की थी। वो बात सच थी। ईथन उस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन यहां वो बात थी जो उन्हें नहीं पता थी। जिस रात बच्चा ईथन अस्पताल के कमरे में मां के बगल में लेटा था, वो बिना रुके चीख रहा था और रात भर में उसने मां को दर्जनों बार जगाया था। मां आखिरकार तंग आ चुकी थी। हैरड, इसका कुछ करो, ये बस रोता रहता है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैड जो मां के लिए कुछ भी कर सकते थे और जो सच कहूं तो हर गुजरते मिनट के साथ उस बच्चे से चिढ़ रहे थे, उन्होंने छोटे ईथन को उठाया और मैटरनिटी वार्ड में घूमने लगे। उस रात उस फ्लोर पर 5 नवजात बच्चे थे। डैड को जो बच्चा सबसे अच्छा लगा उन्होंने उसे उठाया और घर ले आए। वो बच्चा मैं था। रीड्स परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? नहीं, यह नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से हम अपने ही बेटे को पीट रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। यह झूठ है। तुम्हें लगता है कि ईथन बिगड़ गया है, इसलिए तुम हमसे छुटकारा पाने के लिए यह कहानी बना रहे हो, है ना? मिस्टर रीड ने उंगली दिखाते हुए कहा। मुझे पता था। बिल्कुल नहीं। इस जैसे घर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक अलार्म तक नहीं है। मिसेस रीड ने हामी भरी। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, यह पक्का कोई चाल है। क्लोई ने अपना सिर झुकाकर डैड की तरफ देखा। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपको कैसे पक्का पता है कि मार्कस सच में आपका ही बेटा है, सिर्फ उस डीएनए टेस्ट की वजह से? डैड ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और अपनी जैकेट से कागजों का एक मोटा बंडल निकाला। एक डीएनए टेस्ट गलत हो सकता है, इतने सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते। मार्कस और मां, मार्कस और डैड, मार्कस और लियो, ईथन और मां, ईथन और डैड, ईथन और लियो। हिल परिवार ऐसे ही काम करता है, एकदम पक्का। जब सब शांत हो गया तो डैड ने पुलिस को बुला लिया। पता चला कि अपनी छानबीन के दौरान उन्हें कुछ और ही बात पता चल गई थी। रीड्स परिवार बच्चों की तस्करी के कई मामलों से जुड़ा हुआ था। बच्चों की अदला बदली में कामयाब होने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया था, क्यों ना इसे एक धंधा बना लिया जाए। जितना उन्होंने इस बारे में सोचा, ये उन्हें उतना ही शानदार आइडिया लगा और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। रही बात इसकी कि हमारे दरवाजे पर आने से पहले ईथन बिल्कुल मां जैसा क्यों दिख रहा था, तो उसने चुपके से कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। उसके अपने हिसाब से उसका करीब 40% चेहरा बदल दिया गया था। उसे लगा कि मेरे और मेरे परिवार के 20 साल के रिश्ते को तोड़ने के लिए सिर्फ डीएनए काफी नहीं होगा, इसलिए उसने बाजी अपने हक में करने के लिए मां जैसा चेहरा बनवा लिया। उसने जानबूझकर मां के नैन नक्श चुने,
क्योंकि उसे लगा था कि औरतें ज्यादा जज्बाती होती है, जल्दी पिघल जाती है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारा परिवार किसी बनी बनाई स्क्रिप्ट पर नहीं चलता। उसका वो नया चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया। रीड्स परिवार के पकड़े जाने के बाद ईथन ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वो लगातार हमारे आसपास मंडराने लगा। खैर, मेरे आसपास नहीं, क्लोई के आसपास। क्लोई, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसा हो जाएगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? भले ही इस परिवार पर मेरा दावा झूठा था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची है। क्या तुम मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दोगी? मुझे ये दिखाने दो कि किस्मत को छोड़ दें तो बाकी हर चीज में मैं मार्कस हिल से बेहतर हूं। मैंने बहुत सुन लिया, ईथन बाहर निकलो। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। गार्ड ईथन को बाहर निकाल देता है। क्लोई उसे जाते हुए देखती रही। क्या वो सच में बीमार है? वो मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? मैं हंस पड़ा। क्या यह समझना इतना मुश्किल है? तुम्हारे करीब आने का उसके पास और क्या बहाना बचा है? क्लोई ने नजरें चुरा ली। मुझे देखकर ऐसे मत मुस्कुराओ। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार उसने बिना पूछे मुझे चूमने की कोशिश की थी। मैंने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। तुम मेरी जिंदगी में हो या ना हो, ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां मैं उसके साथ रहूंगी। एकदम घटिया इंसान है। लेकिन एक बात है, मैंने आगे कहा, यह एक मेंबर्स ओनली प्राइवेट क्लब है। इसकी मेंबरशिप 1 मिलियन से शुरू होती है। तुम उसे अंदर नहीं लाए तो फिर वो दरवाजे के अंदर आया कैसे? मैंने इस बारे में सोचा। किसी न किसी ने तो उसका साथ दिया होगा, वरना उसे मेरे शेड्यूल के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिलती? तुम्हारे डैड और मेरे डैड के बीच का कोल्ड वॉर आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्लोई ने कहा। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन वो हमेशा मुझसे ठीक से ही पेश आते थे। जब से ये असली वारिस वाला ड्रामा हुआ है, वो मुश्किल से ही मेरी तरफ सीधे मुंह देखते हैं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ईथन ने मेरे डैड का मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल किया? मैंने पूछा। क्लोई ने मेरी बात काट दी। मैं ऐसा नहीं कह सकती। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड मुझ पर बातें बनाने का इल्जाम लगाए। मैं मुस्कुराया। क्लोई, जो ऊपर से इतनी मीठी और शांत दिखती है, चुपचाप हर मौके पर मेरे डैड की पीठ में छुरा घोंप रही थी। सच में कमाल है। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि डैड और मैं सच में दुनिया को एक नजर से नहीं देखते। लेकिन अभी भी कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि मां आजकल डैड को भाव नहीं दे रही थी। इसलिए वो अपना सारा गुस्सा लेन परिवार पर निकाल रहे थे। लेकिन इस घटना ने लेन परिवार के प्रति उनकी उस छुपी हुई नफरत को मां के सामने एकदम खुलकर ला दिया था। वो जानते हैं कि इससे उनकी छवि खराब होती है। क्या वो सच में इतने बेवकूफ होंगे कि जानबूझकर ईथन को क्लोई के सामने तमाशा करने भेजेंगे? मैं उठा। घर जाकर डैड से इस बारे में सीधी बात करने का वक्त आ गया था, लेकिन मैं कभी घर पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं डैड तक कभी पहुंच ही नहीं सका। जब मुझे होश आया तो मैं बंधा हुआ था। आंखें खुली तो दुनिया मेरे नीचे डोल रही थी। एक नाव, मेरी कलाइयां और टखने मेरे पीछे एक मोटी रस्सी से कसकर बंधे हुए थे। हिलने की भी जगह नहीं थी। इसे समंदर के बीचों बीच ले जाओ, इसे नीचे फेंक दो, इसे कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो पता चला कि ईथन का असली निशाना शुरू से मैं ही था। मुझे लगा था कि वो क्लोई के पीछे है, लेकिन अगर वो मुझे रास्ते से हटा भी देते, तब भी ईथन हिल परिवार के असली वारिस के तौर पर मेरी जगह नहीं ले सकता था। मुझे सच में यह समझ नहीं आ रहा था कि वो और अपराध क्यों कर रहे हैं। मिस्टर रीड ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अच्छी कोशिश थी। तुम मेरे मुंह से बात निकलवाना चाहते हो? वो तुरंत समझ गया था। ठीक भी है, जो आदमी सालों तक बिना पकड़े गए तस्करी का धंधा चलाता रहा हो, उसे आप एक सीधे से सवाल से बेवकूफ नहीं बना सकते। मिस्टर रीड ने कुटिल मुस्कान दी। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? ईथन और मैंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। 2 तरफा हमला। वो उस बेवकूफ लेन लड़की के पीछे गया है और मैं तुम्हें रास्ते से हटा रहा हूं। तुम बिना किसी नामो निशान के गायब हो जाओगे और तुम्हारे माता पिता उस खालीपन को भरने के लिए तड़पेंगे। वे ईथन को अपना लेंगे। वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम्हारी जगह उनकी देखभाल करेगा। हिल परिवार का सब कुछ हमारा हो जाएगा। क्या मैंने उन बच्चों को बदलते वक्त यही सब करने की योजना नहीं बनाई थी? वो जोर से हंसा। मिसेस रीड का धैर्य जवाब दे गया था। क्या तुम बकवास बंद करोगे?
तुमने पहले ही बहुत कुछ बक दिया है, इससे अच्छा तो तुम इसका ऐलान ही कर दो। मिसेस रीड ने मेरी तरफ अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा, बस इसे खत्म करो। अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ होता तो सालों तक मार तुमने खाई होती, मेरे ईथन ने नहीं। हर बार जब मैं सोचती हूं कि उसने क्या क्या झेला है तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें उसके हर एक दिन के लिए तड़पाऊं। खुद को खुश नसीब समझो कि मैं तुम्हें जल्दी मौत दे रही हूं। मिस्टर रीड मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ करता मैं बोल पड़ा, रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईथन तुम्हारे साथ है? सोचो, तुमने सालों तक उसे कितनी तकलीफ दी है। उसके पास तुमसे नफरत करने की हर वजह है। वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? उसने तुम्हारे प्लान में सिर्फ इसलिए साथ दिया ताकि तुम मुझे यहां तक ले आओ, ताकि तुम अपने गुनाहों में कत्ल भी जोड़ लो। वो चाहता है कि तुम लोग जेल में सड़ो। और मत भूलो, मेरा एक भाई भी है। सिर्फ एक बेटे को खोकर मेरे माता पिता पूरी तरह टूट जाएंगे। इतने टूट जाएंगे कि वो किसी अजनबी को अपनाकर अपनी सारी दौलत उसके नाम कर देंगे। यही उसका प्लान है। ईथन ने तुम्हें यही पट्टी पढ़ाई और तुमने मान भी लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जैकेट पर यह पिन देख रहे हो? यह पूरे वक्त से क्लाउड पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। जैसे ही यह नाव किनारे लगेगी तुम देखोगे कि तुम्हारा प्यारा बेटा पुलिस के साथ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मरने के बाद ईथन सीधे आकर मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं मर जाऊं और वही तुम्हें पुलिस के हवाले करे तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता एहसानमंद होकर उसे गोद ले लेंगे? वो चुपचाप मेरी जिंदगी में घुसेगा, मेरी मंगेतर उसकी होगी और वो एक राजा की तरह जिएगा। और तुम दोनों बस वो सीढ़ियां हो जिन्हें वो ऊपर चढ़ने के बाद लात मारकर गिरा देगा। इसकी बातों में मत आओ, मिसेस रीड बीच में चिल्लाई। ईथन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, बस इसे मार डालो अभी। रुको, मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं अंधा नहीं हूं। इस नाव पर अभी सिर्फ एक ही इंसान है जिसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, और वो हो तुम मिस्टर रीड। तस्करी का केस, पुलिस पहले ही वो केस बना रही है। वो सबूत जुटा रहे हैं, लेकिन अगर ये औरत तुमसे कत्ल करवाती है तो वो एक बिल्कुल अलग चार्ज होगा। क्या ये वही नहीं चाहती ताकि वो तुम्हें फंसाकर ईथन के साथ निकल जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे? सोचो, अगर ऐसा नहीं है तो वो ये काम खुद क्यों नहीं कर रही? मिस्टर रीड की आंखों में कुछ बदला, जैसे पहली बार उसके दिमाग में कोई बात आई हो। उसने अपने बगल में खड़ी मिसेस रीड को देखा, बिल्कुल शांत और ठंडी, जैसे डसने का इंतजार कर रही कोई नागिन। और अगले ही पल वे दोनों वही नाव पर एक दूसरे से भिड़ गए। ठीक उसी वक्त मेरे डैड वहां पहुंच गए, एकदम सही समय पर। जब क्लोई ने मुझे देखा तो उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। शुक्र है तुम ठीक हो। किस्मत अच्छी थी कि यह नेकलेस सस्ता था। उन्होंने इसे चुराने की जहमत नहीं उठाई। इसी वजह से तुम सिग्नल ट्रैक करके इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच पाए। ये नेकलेस जब मैं 5 साल का था तब डैड ने इसे मां के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर खरीदा था। उस वक्त मां एक नए लॉन्च हुए क्रॉस नेकलेस के पीछे पागल थी। डैड ने कुछ अच्छा करने की सोची और उसका डिजाइन याद कर लिया, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो गया। घर लौटते वक्त डैड ने $1 स्टोर की खिड़की पर बिल्कुल वैसा ही नेकलेस देखा। डैड ने उसे खरीद लिया और खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। नतीजा, उन्हें खूब खरी खोटी सुननी पड़ी और 1 हफ्ते तक अलग कमरे में सोना पड़ा। डैड ने कहा था, जान, सोचो ये कितना रोमांटिक है। अगर तुम्हें कभी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत ढूंढ लूंगा। मां ने जवाब दिया था, ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया बहाना है। 1-2 कौड़ी का वेब नॉवल राइटर भी इतना बुरा नहीं लिखता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आखिरकार वो नेकलेस मेरे पास आ गया। मैंने उसे कभी नहीं उतारा, ये दिखाने के लिए कि मुझे डैड का आइडिया असल में पसंद आया। बाद में डैड ने मां को असली वाला नेकलेस लाकर मना ही लिया था, और आज उसी नेकलेस ने सच में मेरी जान बचा ली। रुको डैड, मैंने उनकी तरफ देखा। ईथन के पास आपका मेंबरशिप कार्ड कैसे आया? मैंने अपनी आवाज शांत रखी, लेकिन मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। डैड पलके झपकाने लगे। क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता बेटा। उन्होंने तुरंत बात घुमाई। जब ये सब हुआ तब तुम लेन परिवार के प्राइवेट क्लब में नहीं थे। तुम मिस्टर लेन की नाक के नीचे से अगवा हो गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी। वो आदमी आखिर किस काम का है? मार्कस, तुम्हें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उससे जवाब मांगो। मिस्टर लेन ने धीरे से आह भरी। वह सही कह रहे हैं, ये मेरी गलती है।
डैड तुरंत बोल पड़े, देखा देखा, वो खुद मान रहे हैं। अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला होता तो ईथन उनके क्लब में घुसता ही कैसे? एक और बात डैड, मैंने उनकी बात काट दी, क्या आप मुझे अभी सच बताना पसंद करेंगे या पहले मां को समझाना चाहेंगे? डैड एकदम चुप हो गए। अरे बेटा, थोड़ी तो रहम खाओ। वो उसका चेहरा था, उसके पास तुम्हारी मां का चेहरा था। जैसे ही मुझे पता चला कि वो मेरा बेटा नहीं है, उसे देखकर मुझे घिन आने लगी। मैं उसे पैसे देकर उसका पुराना चेहरा वापस लाने को कहना चाहता था। उसने कहा कि वो ये तभी करेगा जब मैं उसे अपना मेंबरशिप कार्ड दूंगा। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मिस्टर और मिसेस रीड दोनों पकड़े गए। तस्करी के साथ साथ अब उन पर किडनैपिंग का चार्ज भी लग गया। कम से कम 15 साल की सजा। ईथन को भी सजा होनी चाहिए थी, लेकिन मिसेस रीड ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया और ईथन साफ बच निकला। लेकिन उसके बाहर आते ही डैड के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे सीधा एक कॉस्मेटिक क्लिनिक ले गए और उसका असली चेहरा वापस ले आए। इसलिए जब वो मुझे ढूंढता हुआ आया तो मैं पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाया। तुम समंदर के तल में मरे क्यों नहीं? वो चिल्लाया। तुम्हें मर जाना चाहिए था, फिर माँ डैड मुझे अपना लेते, क्लोई मेरी हो जाती। ये सब गलत है, कहानी ऐसे नहीं चलनी चाहिए थी। मुझे मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, सबको मुझसे प्यार करना चाहिए था। मैंने जितने भी नॉवल पढ़े हैं उनमें से कोई भी ऐसे खत्म नहीं होता। मैंने चुपचाप अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कोई ताज्जुब नहीं कि वो हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता था। उसने बहुत ज्यादा रोमांस वेब नॉवेल्स पढ़ लिए थे, बहुत ही ज्यादा। मैंने वीडियो सेव किया और माँ को भेज दिया। देख रही हैं आप, ज्यादा रोमांस नॉवेल्स पढ़ने का यही नतीजा होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। माँ की आवाज फोन पर बड़ी गड़ीमामयी लग रही थी। मैंने सब डिलीट कर दिया, एक एक नॉवेल। अब मैं नहीं पढ़ती, तुम्हारी माँ बड़ी हो गई है। मुझे पता चला था कि डैड ईथन के चेहरे को लेकर इतने परेशान इसलिए थे क्योंकि माँ सबको बता रही थी कि डैड बदल गए हैं, वो उनसे प्यार नहीं करते और उन्होंने बाहर उनके जैसी दिखने वाली कोई और औरत रख ली है। मैंने अपनी दरियादिली दिखाते हुए ईथन को शहर के सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भर्ती करवा दिया। फिर मैं उसकी रोज की हरकतों की एक रिपोर्ट बनाता और उसे सीधा मां की नॉवल ऐप पर उनके पढ़ने के लिए एजुकेशनल मटेरियल के तौर पर अपलोड कर देता। बाद में मुझे खबर मिली कि ईथन वहां पूरी तरह पागल हो चुका है। ये दुनिया असली नहीं है, ये एक नॉवल है। वो अंदर चिल्लाता रहता, मैं इस कहानी का विलेन हूं। अगर मैं मुसीबत खड़ी करना बंद कर दूंगा तो राइटर के पास कहानी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझे किनारे ले जाकर कहा, कभी कभी वो एकदम पागलों जैसी बातें करता है और कभी कभी एकदम होश में लगता है। तभी अंदर से ईथन चिल्लाया, सुनो, असली वारिस और नकली वारिस को दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच कुछ बहुत रोमांटिक भी हो सकता है। मैंने इस बारे में बहुत पढ़ा है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने शांत आवाज में कहा, दवा का डोज बढ़ा दीजिए। और मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो यहां तक देख ली है तो हाइप का डोज बढ़ाना तो बनता है यार। आप लोगों ने कहा और देखो मैं ये धांसू कंप्लीट स्टोरी ले आया। तो चलो फटाफट से लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाओ। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही ऑसम स्टोरीज यहां आती रहेंगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।